नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। इसका नाम है बनारस की मध्यरात्रि ट्रेन। हाँ, सुनने में ही रहस्यमयी लगता है। बिल्कुल। और ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये कोई सच्ची घटना नहीं है। ये एक काल्पनिक कहानी है, एक फिक्शनल नैरेटिव जो हमें एक कहना चाहिए थोड़ी डरावनी रेल यात्रा पर ले जाता है। अच्छा। कहानी का जो मुख्य पात्र है वो राघव नाम का एक नौजवान है। वो पटना जंक्शन से बनारस जाने के लिए रात की मतलब एकदम आखिरी ट्रेन पकड़ता है। हम्म। और ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि अगली सुबह उसकी एक जरूरी परीक्षा है। तो ये रात का सफर उसकी एक तरह से मजबूरी है। समझ गया। एक आम सी जरूरत से शुरुआत हो रही है। हाँ, लेकिन यहीं से एक बहुत ही असाधारण सफर शुरू होता है। आज हम इसी कहानी के जो जरूरी हिस्से हैं उनको थोड़ा खोल कर देखेंगे। कैसे इसमें तनाव और रहस्य मतलब सस्पेंस बनाया गया है। और ये भी कि क्या इस कहानी के पीछे कोई गहरा मतलब छिपा है। बिल्कुल, यही समझने की कोशिश करेंगे। तो सोचिए, दिसंबर की ठंडी रात है। पटना जंक्शन पर ट्रेन खड़ी है, डिब्बा लगभग खाली। हम्म। राघव अंदर है और कोने में एक अजीब सा आदमी बैठा है। यहीं से वो सफर शुरू होता है जिसे राघव शायद कभी भूल नहीं पाएगा। चलिए इस यात्रा को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ठीक है। तो राघव ट्रेन में चढ़ गया। डिब्बा सचमुच बहुत खाली सा है। हम्म। बस एक आदमी है कोने में बैठा हुआ। लंबा कद, काला कोट, हैट। चेहरा भी ठीक से नहीं दिख रहा। क्लासिक मिस्ट्री से कब। हाँ। ट्रेन धीरे धीरे पटना शहर को पीछे छोड़ती है, अंधेरे में बढ़ती जाती है। कुछ देर बाद राघव की थोड़ी आंख लग जाती है, शायद थकान के मारे। स्वाभाविक है, रात का सफर है। लेकिन जब नींद खुलती है ना, हाँ। तो उससे एक अजीब सी मतलब बेचैनी महसूस होती है। वो देखता है कि वो कोने वाला आदमी वो अब उसके काफी पास वाली सीट पर आ गया है ओहो। और उसे घूर रहा है बिना पलक झपकाए। राघव को बहुत अजीब लगता है, जाहिर है, पर वो सामान्य दिखने की कोशिश करता है और पूछता है, क्या आप भी बनारस जा रहे हैं? और जवाब। कोई जवाब नहीं। वो आदमी बस बस थोड़ा सा मुस्कुराता है, एक बहुत ही रहस्यमयी मुस्कान। और इसी खामोशी में राघव की नजर उस आदमी के हाथों पर जाती है और वो देखता है कि उन पर सूखे हुए खून जैसे गहरे लाल धब्बे हैं। बाप रे, खून के धब्बे। हाँ, ये देखकर राघव का दिल एकदम जोर से धड़कने लगता है। ये शुरुआती सीन ही मतलब कहानी का पूरा मूड सेट कर देता है। देखिए, कहानीकार ने फौरन कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया है। रात का ठंडा माहौल, खाली डिब्बा जो अकेलापन दिखाता है, एक अजनबी जिसका व्यवहार सामान्य नहीं है। हाँ, वो घूरना, वो मुस्कान। बिल्कुल। और फिर वो चुप्पी, और सबसे डरावना खून के धब्बे। ये सब मिलकर फौरन एक अनिश्चितता और आप कह सकते हैं एक छिपे हुए खतरे का माहौल बना देते हैं। वो चुप्पी वाकई बहुत भारी लगती है। हाँ, कभी-कभी ना कहे गए शब्द ज्यादा डरावने होते हैं ना। बिल्कुल। ये सुनने वाले के मन में सवाल खड़े करते हैं। ये आदमी कौन है? ये धब्बे कैसे लगे? यहीं से वो रहस्य और तनाव बनना शुरू होता है। बिल्कुल। और ये डर और बढ़ जाता है जब ट्रेन एक छोटे से एकदम सुनसान स्टेशन पे रुकती है। राघव को लगता है चलो शायद कोई और चढ़ेगा, थोड़ी भीड़ होगी, हाँ, थोड़ा नॉर्मल लगेगा माहौल। थोड़ा नॉर्मल लगेगा। लेकिन नहीं, प्लेटफॉर्म खाली है, कोई नहीं चढ़ता। ट्रेन फिर से अंधेरे में चलने लगती है। अब राघव को उस आदमी के साथ उस खाली डिब्बे में अकेले होने का एहसास मतलब बहुत ज्यादा होने लगता है। डर बढ़ रहा है। हाँ, उसे लगता है कि अब यहाँ बैठना ठीक नहीं है। वो सोचता है कि उठकर दूसरे डिब्बे में चला जाए, शायद वहां कोई टीटी ही मिल जाए या कोई और यात्री। सही फैसला। लेकिन जब वो उठता है और आगे के डिब्बे की तरफ जाता है ना, तो उसके होश उड़ जाते हैं। अगला डिब्बा एकदम खाली। क्या? वो और आगे जाता है, दूसरा डिब्बा देखता है, वो भी वीरान, बिल्कुल खाली। अब वो घबराकर पीछे के डिब्बों की तरफ भागता है। और वहां? वही हाल। पूरी ट्रेन में एक भी इंसान नहीं, कोई यात्री नहीं, कोई टीटी नहीं, कुछ नहीं। अरे नहीं, ये तो बहुत डरावना है। उसकी घबराहट अब बिल्कुल दहशत में बदल जाती है। वो मन ही मन सोचता है, क्या मैं इस अजीब आदमी के साथ इस पूरी मतलब भूतिया ट्रेन में अकेला फंस गया हूं? उफ। इसी भयानक एहसास के साथ वो कांपते हुए वापस अपनी सीट की तरफ लौटता है और वहां जो देखता है उससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या देखता है? वो अजनबी आदमी अब बड़े आराम से एक पुरानी सी जंग लगी हुई चाकू से अपने नाखून साफ कर रहा है। चाकू? ओह, यहाँ कहानीकार ने अकेलेपन के डर को मतलब एकदम चरम पे पहुंचा दिया है। सोचिए, एक बंद जगह,
ट्रेन का डब्बा, और आप उसमें एक ऐसे इंसान के साथ फंस गए हैं जो न सिर्फ अजीब है बल्कि अब उसके पास हथियार भी है। हाँ, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। ये सिचुएशन सिर्फ अनकंफर्टेबल नहीं रही, अब ये जानलेवा खतरे का एहसास करा रही है। जो पहले एक मनोवैज्ञानिक डर था, वो घूरना, चुप्पी, खून के धब्बे, वो अब चाकू देखकर एक फिजिकल थ्रेट, एक शारीरिक खतरे की आशंका बन गया है। ट्रेन अब एक जाल जैसी लग रही होगी। बिल्कुल। ट्रेन जो नॉर्मली सफर का जरिया है, वो यहाँ एक कैद बन गई है जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। और पूरी ट्रेन का खाली होना ये इस एहसास को और पक्का कर देता है कि मदद कहीं से नहीं आने वाली। राघव की हालत तो अब सोचकर ही डर लगता है। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा है कि उसे अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही हैं। वो अपना बैग कस के पकड़ लेता है, सोचता है कि बस अगला स्टेशन आए और वो कूद कर भाग जाए, चाहे कुछ भी हो। हाँ, जान बचाने की फिक्र। लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ही वो अजनबी आदमी अचानक बोल पड़ता है। आवाज धीमी है पर उसमें एक अजीब सी गंभीरता है। वो कहता है, तुम्हें आज रात यहाँ नहीं होना चाहिए था। ओहो, आखिरकार बोला वो। मतलब है आपका? तब वो आदमी थोड़ा और पास आता है और फुसफुसा कर कहता है, ये ट्रेन हर साल ठीक इसी रात इसी जगह पटरी से उतर जाती है और इसमें सवार सभी लोग मारे जाते हैं। क्या कह रहे हैं? हर साल? हाँ, राघव को यकीन ही नहीं होता। ये इतना अजीब है कि वो घबराहट में हंसने की कोशिश करता है। कहता है, अब मजाक कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, ये तो बस एक नॉर्मल ट्रेन है। लेकिन उसकी हंसी गले में ही अटक जाती है। तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर ट्रेन की बॉडी पर पेंट हुए नंबर पर पड़ती है, 2313, घोस्ट स्पेशल। घोस्ट स्पेशल नाम ही काफी है ना? हाँ, नाम के साथ ही कहानी एकदम से यथार्थ से हटकर सुपर नेचुरल दायरे में चली जाती है। अलौकिक, यानी ऐसी घटनाएं जो हमारे सामान्य भौतिक नियमों से परे लगती हैं, जैसे भूत प्रेत। बिल्कुल। और यहाँ ये भी दिलचस्प है कि जो आदमी अब तक डर का सिंबल लग रहा था, उसकी भूमिका अचानक बदल जाती है। हाँ, वो अब डरावना कम, चेतावनी देने वाला ज्यादा लग रहा है। सही। अब वो एक तरह का गाइड बन गया है। राघव के लिए ये बहुत बड़ी दुविधा का पल है। क्या वो इस भूत जैसे दिखने वाले की बात पर यकीन करे या इसे अपना वहम समझे, या उस आदमी का पागलपन। हाँ, ये मोड़ कहानी में भाग्य किस्मत या पूर्व नियति का तत्व भी ले आता है। जैसे कि इस ट्रेन का हर साल इसी रात एक्सीडेंट होना तय है। और फिर वो अजनबी आदमी कहानी का सबसे बड़ा राज खोलता है। वो बताता है, मैं पिछले साल इसी ट्रेन में था, मैं भी उस हादसे में मारा गया था। ओह, तो वो खुद एक। हाँ, वो कहता है, तब से मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। इस ट्रेन में जो भी गलती से आ जाता है उसे आने वाले खतरे से बताने के लिए आज रात वो तुम हो। बाप रे, रोंगटे खड़े हो गए। राघव का तो खून ही जम जाता है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। वो बड़ी मुश्किल से पूछता है, अगर ये सच है तो क्या मेरे बचने का कोई रास्ता है? उम्मीद की किरण। वो आदमी फिर फुसफुसाता है, हाँ, एक रास्ता है। बस 10 मिनट में ट्रेन एक पुराने पुल के पास पहुंचेगी। वहां उसकी रफ्तार धीमी होगी, तुम्हें कूदना होगा, वही एक मौका है। कूदना होगा चलती ट्रेन से? हाँ, वही एकमात्र उपाय बताता है वो। ये बातचीत राघव के अंदर चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को दिखाती है। विश्वास और तर्क के बीच का संघर्ष। एक तरफ जान का खतरा है, दूसरी तरफ एक ऐसी बात पर यकीन करना जो समझ से बिल्कुल परे है। और उस भूत का मकसद भी अजीब है। हाँ, वो कोई बदला लेने वाला भूत नहीं है। वो एक दुखी आत्मा है जो दूसरों को अपने जैसे अंत से बचाना चाहती है। ये चीज कहानी को टिपिकल हॉरर स्टोरी से थोड़ा अलग बनाती है। वो खुद अपनी किस्मत में फंसा हुआ एक ट्रैजिक कैरेक्टर है। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है। जैसा उस आदमी ने कहा था, ट्रेन की स्पीड कम होने लगती है और वो एक पुराने टूटे फूटे से पुल के पास पहुंचती है जिसके नीचे नदी बह रही है। धड़कनें तेज हो गई होंगी राघव के। बहुत ज्यादा। वो खिड़की से बाहर देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। आगे पुल पर रेल की पटरियां वाकई टूटी हुई हैं, मुड़ी हुई हैं और सीधे नीचे अंधेरी नदी में जा रही हैं। यानी वो आदमी सच कह रहा था? बिल्कुल। उसे साफ दिख रहा है कि ट्रेन बस कुछ ही पलों में नीचे गिरने वाली है। अब सोचने का टाइम नहीं है। वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाता है, आंखें बंद करता है और कुछ जाता है चलती ट्रेन से। हाँ, वो नीचे गिरता है, जमीन पर कई बार लुढ़कता है, उसे चोटें आती हैं, खरोंचें लगती हैं, लेकिन वो जिंदा है। वो हाफता हुआ उठता है और ठीक उसी पल उसे एक भयानक कान फाड़ देने वाली आवाज सुनाई देती है, धातु के मुड़ने टकराने की आवाज। ट्रेन गिर गई? हाँ,
वो देखता है कि ट्रेन तेज गड़गड़ाहट के साथ टूटी पटरियों से होती हुई पुल से नीचे नदी में गिर जाती है। पानी का जोरदार छपाका उठता है और फिर एकदम शांति, खामोशी। राघव सदमे में कांपता हुआ वहीं खड़ा रह जाता है। और फिर रात की उस खामोशी में उसे चीखें सुनाई देने लगती हैं, दर्द भरी भयानक चीखें। चीखें? लेकिन ट्रेन तो खाली थी सिवाय उन दोनों के। हाँ, यही तो बात है। उसे पता है कि ट्रेन में उसके और उस काले कोट वाले आदमी के सिवा कोई नहीं था। फिर ये चीखें किसकी हैं? ये सोचकर वो और डर जाता है। ये क्लाइमैक्स वाकई बहुत असरदार है। सारा तनाव जो शुरू से बन रहा था वो ट्रेन के गिरने के साथ पीक पर पहुंचता है। राघव का कूदना एक्शन का हिस्सा है, लेकिन फिर वो चीखें, हाँ, वो चीखें वो कहानी में एक और रहस्य जोड़ देती हैं। क्या ये चीखें राघव के मन का वहम है, उसके डर और शौक का नतीजा, या फिर ये उस जगह पर हुई पुरानी त्रासदियों की गूंज है जिसे कभी कभी रेजिडुअल हॉन्टिंग कहते हैं? अच्छा, मतलब अतीत की आवाजें? हाँ, ऐसा माना जाता है। या फिर क्या उस भूत के अलावा भी ट्रेन में और अनदेखी आत्माएं थीं? कहानीकार यहाँ जानबूझकर चीजों को साफ नहीं करता, जो डर को और बढ़ाता है। राघव फिजिकली तो बच गया है, लेकिन इस अनुभव का जो मेंटल और इमोशनल असर है वो शायद हमेशा रहेगा। कहानी का अंत भी उतना ही रहस्यमयी और थोड़ा परेशान करने वाला है। अगली सुबह होती है, पास के गांव के कुछ लोग राघव को पुल के किनारे बेहोश पाते हैं। अच्छा, उसे गांव वाले मिल गए। हाँ, जब राघव को होश आता है तो वो घबराया हुआ उन्हें रात की पूरी कहानी सुनाता है। खाली ट्रेन, वो अजीब आदमी, उसकी चेतावनी, ट्रेन नंबर 2313, फिर एक्सीडेंट, सब कुछ। और गांव वाले? वो उसकी बात पर यकीन नहीं करते। एक दूसरे को देखते हैं, फिर राघव को। उनमें से एक बूढ़ा आदमी कहता है, बेटा, तुम शायद सपना देख रहे थे या ठंड लग गई होगी। जिस ट्रेन की तुम बात कर रहे हो ना, वो तो 10 साल पहले एक भयानक हादसे के बाद बंद कर दी गई थी। 10 साल पहले? हाँ, वो आदमी कहता है, रात में इस ट्रैक से कोई ट्रेन गुजरती ही नहीं है। ये सुनकर तो राघव के होश उड़ गए होंगे फिर से। बिल्कुल, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर वो ट्रेन चलती ही नहीं तो रात को उसने क्या देखा? क्या वो सब उसके दिमाग का खेल था? लेकिन वो कूदा था, उसे चोटें आई थीं, उसने ट्रेन को गिरते देखा था। हाँ, ये कैसे हो सकता है? इसी कंफ्यूजन में वो अनजाने में अपनी पैंट की जेब में हाथ डालता है और उसकी उंगलियों को कागज का एक छोटा सा मुड़ा हुआ टुकड़ा महसूस होता है। कागज का टुकड़ा? हाँ, उसने ऐसा कोई कागज अपनी जेब में नहीं रखा था। वो कांपते हाथों से उसे बाहर निकालता है। उस पर फीकी लाल स्याही से जैसे जल्दी में लिखा गया हो, मुझे याद रखना, काले कोट वाला आदमी। अरे, ये अंत बहुत पावरफुल है। ये एक झटके में उस तर्क को कमजोर कर देता है कि सब राघव का वहम था और अलौकिक घटना की संभावना को पुख्ता कर देता है। हाँ, बूढ़े आदमी की बात सच लगती है कि ट्रेन बंद है, लेकिन ये कागज। हाँ, ये कागज उस सच्चाई पर सवाल खड़ा कर देता है। ये क्या है? क्या ये राघव के अनुभव का सबूत है, या उस भूत का एक तरीका है ये पक्का करने का कि राघव उसे भूले नहीं? एक पहेली छोड़ गया वो। बिल्कुल, कहानी एक अनसुलझे रहस्य पर खत्म होती है। क्या राघव ने सच में एक भूतिया ट्रेन का सामना किया, या ये सब उसके डर, परीक्षा के तनाव, थकान और शायद उस जगह के इतिहास के ज्ञान का मिला-जुला नतीजा था? एक तरह का मतिभ्रम। मतिभ्रम मतलब हेलुसिनेशन। हाँ, बिल्कुल। ऐसी स्थिति जहां इंसान वो चीजें देखता या महसूस करता है जो असल में वहां नहीं होती। कहानी हमें कोई सीधा जवाब नहीं देती, वो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असलियत, वहम और सुपरनैचुरल के बीच की लाइन कितनी पतली हो सकती है। न से बनारस की यात्रा सिर्फ एक फिजिकल यात्रा नहीं थी, ये डर की गहराइयों से गुजरना था, अपनी हिम्मत को परखना था और शायद किसी ऐसी सच्चाई का सामना करना था जिसे समझना मुश्किल है। सही कहा। जैसा कहानी में कहा भी गया, कुछ यात्राएं सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के बारे में नहीं होती, वे अज्ञात से बच निकलने के बारे में होती हैं। राघव शायद टाइम पर अपनी परीक्षा देने बनारस नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसने जिंदगी का एक ऐसा सबक सीखा जो किसी किताब में नहीं मिलता। बिल्कुल। और अगर हम इस कहानी से मिलने वाले गहरे संदेश पर सोचें तो ये सिर्फ एक भूत की कहानी से कहीं ज्यादा है। ये कहानी शायद हमारे अपने जीवन के जो अनदेखे खतरे हैं, जो अनिश्चितताएं हैं, उनका प्रतीक हो सकती है। ये एक अच्छा पॉइंट है। ये हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज, अपने इंट्यूशन पर भरोसा करने के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। सोचिए, अगर राघव ने उस आदमी की चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया होता तो क्या होता? तो शायद वो भी। हाँ, क्या उसका लॉजिक उसे बचा पाता?
साथ ही ये कहानी हमें उन अनुभवों का सामना करने के लिए भी तैयार करती है जिनका हमारे पास कोई सीधा तार्किक जवाब नहीं होता। जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमें ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है जो हमारी समझ से परे होती हैं। सही बात है। और इसी विचार के साथ हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। कहानी इसका जवाब नहीं देती, लेकिन सोचने वाली बात है। पूछिए। वो कागज का टुकड़ा राघव की जेब में आखिर आया कैसे? क्या ये सच में उसी काले कोट वाले आदमी ने रखा था, या इसका कोई और शायद कम अलौकिक कारण हो सकता है जो कहानी में बताया नहीं गया? इस पर जरूर सोचिएगा।